अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 के MCQs विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के। हम आज MCQs करेंगे, उसको समझेंगे और उसको फिर राइट टिक करेंगे। उसके पीछे जो थ्योरी है वो भी हम रिवाइज़ करते जाएंगे। तो चलते हैं अपनी बुक को देखते हैं। अपनी बुक अपने पास रखिएगा ताकि आपको भी आइडिया होता रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या समझा रही हूँ, क्या बुक में ऑप्शंस गिवन हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से और न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करवा दूंगी। अभी हम MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQs को देखते हैं। अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस फोर्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो बता रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे पास जो पैरेलल अनलाइक फोर्स का जो पेयर होता है, पैरेलल मतलब ये, और अनलाइक यानी कि अगर एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, दोनों अनलाइक फोर्सेस हो गई। उसका जो पेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो हमें बताया है कि उसको क्या कहते हैं। नीचे जो गिवन ऑप्शन है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम, बी है टॉर्क, थर्ड है कपल और डी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें पता है कि अनलाइक फोर्सेस का जो पेयर होता है वो क्या कहलाता है? कपल कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन, कपल कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला MCQ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 2 को देखते हैं। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस। ठीक है, वो कह रहा है हेड टू टेल रूल, जो कि हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को अगर हम एक का हेड लें और दूसरे की फिर टेल, फिर देन हम उसको हेड टू टेल उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, यानी कि वो कहाँ यूज़ होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि ऐड टू फोर्सेस, यानी कोई भी दो फोर्सेस को हम ऐड करा सकते हैं उसके थ्रू, या फिर ऑप्शन बी है 3 फोर्सेस को, ऑप्शन सी है 5 फोर्सेस को, ऑप्शन डी है एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एनी नंबर यानी कि कोई कितनी ही हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस हो हम उसको ऐड करा सकते हैं, और ये ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास तीन जो है वो वेक्टर्स गिवन होते हैं तो हम उसको इस तरह से ऐड करा लेते हैं। समटाइम्स हमारे पास 5 to 4 भी हमारे पास गिवन होते हैं, 4 अगर गिवन है तो हम इस तरह से उसको ऐड कराते हैं। ठीक है, ये इस तरह से 5 गिवन होंगे तो उसकी अकॉर्डिंग ही हमारे पास डायग्राम बनेगी, एक इस तरह से, एक इस तरह से, देन एक इस तरह से, फिर उसको हम इस तरह से, और नंबर 5 हमारे पास इस तरह से, और इस तरह से ये बढ़ती जाती है। तो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फोर्सेस को ऐड करा सकते हैं। हम कोई भी नंबर की हमारे पास फोर्सेस गिवन हो, 5 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन है, तो हम कोई भी ऐड करा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, एनी नंबर ऑफ। ठीक है, फोर्स आगे हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो हमें यहाँ लिखने की नीड है नहीं। नंबर 3 को देखें अगर हमारे पास, तो है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, यानी कि हमारे पास एक जो है कंपोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास गिवन है और वर्टिकल हमने निकालना है। तो इसको हमने न्यूमेरिकल की तरह से सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा हमारे पास उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेंगे पहले। 15 न्यूटन की हमारे पास एक फोर्स गिवन है और थीटा गिवन है विच इज़ 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एक कंपोनेंट गिवन है और Fy फाइंड करना है। तो Fy के लिए हमें पता है ये हमारे पास Fx गिवन है, और Fx के लिए हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं, जो कि हमें नहीं फाइंड करना। हमने फाइंड करना है Fy कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, विच इज़, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fy इज़ इक्वल्स टू F साइन थीटा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें गिवन हैं। क्या हो जाएगा, फोर्स 15 गिवन है, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से ही निकालेंगे, जिन बच्चों को याद है वेल एंड गुड। यहाँ आ जाएगी 15 और अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल देखें तो वो आएगी √3/2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। डेसिमल की वैल्यू ये होती है, √3/2 की वैल्यू होती है 0.86। तो ये आएगा आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन हमारे पास जो ऑप्शन में गिवन है विच इज़ सी ऑप्शन।
तुम्हारा आंसर आया है 13 न्यूटन। आई होप कि आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा, और इसी तरह के न्यूमेरिकल वाले ही MCQs आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझ के जाना है कि आप रफ पेपर पे फटाफट से सॉल्व करके उसको राइटली आप पिक कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करूँ तो है हमारे पास, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़, वो कह रहा है कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी, क्यों, जबकि हमारे पास कोई कंडीशंस गिवन हैं, उनको हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोथ ए एंड बी, या ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि ज़ीरो एक्सेलरेशन की वजह से इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक है, नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास गिवन, अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आफ्टर स्लाइड टिल्ट, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होने के बाद भी, और उसकी जो सेंटर ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, तो जब वो टिल्ट हो जाएगी तो हमारे पास, हमें पता है इसका कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए हमारे पास है रिमेन ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी है रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तीसरा है पासेस ओवर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और थर्ड और फोर्थ है हमारे पास इज़ पॉइंटेड एट इट्स बॉटम। हमें पता है कि जब टिल्ट हो जाएगी बॉडी तो जो उसकी सेंटर पोजीशन है वो हो जाएगी इज़ एट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, सबसे जो कम उसकी जो पोजीशन होगी वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब MCQs नंबर 6 से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। MCQs नंबर 6 हम बुक में देखेंगे, पेज नंबर हमारे पास 110 पे मौजूद है। अ बॉडी इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइटली टिल्ट इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने कंडीशन बतानी है, तो हमें पता है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, रिमेन ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारे पास है रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी पासेस ओवर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और डी है हमारे पास इज़ पोजीशन एट इट्स बॉटम। तो इसका आंसर क्या होगा, इज़ पोजीशन एट इट्स बॉटम। ठीक है, इज़ पोजीशन एट बॉटम। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि किसी भी बॉडी की अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आफ्टर स्लाइटली टिल्ट, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने के बाद, तो वो बोल रहा है इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो हमने बता दिया इज़ पोजीशन एट बॉटम, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जो किनारे से टिकी हुई होगी उस तरफ आ जाएगी, यानी कि बॉटम की तरफ आ जाएगी। MCQ नंबर 7 देखते हैं। 7 है हमारे पास, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। MCQ नंबर 7 हमारे पास, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने बतानी है कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, यानी कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो नीचे जो गिवन ऑप्शन है उसको देखते हैं। इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, रिमेन सेम हाइट, इज़ एट हाईएस्ट पोजीशन, इज़ एट इट्स बेस। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है रिमेन एट सेम हाइट। अगर वो सेम हाइट पे होगी तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहेगी अगर सेम हाइट है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी है रिमेन एट सेम हाइट। आई होप कि आपको ये भी न्यूमेरिकल, ये भी MCQ समझ आया होगा। MCQ नंबर 8 है हमारे पास, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। हम बता सकते हैं कि बंसन बर्नर जो है वो स्टेबल किस तरह से रह सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन इट्स लेंथ, अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा दें। ऑप्शन बी है इंक्रीज इट्स मास, अगर हम उसका मास बढ़ा दें। ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग इट्स बेस एरिया, अगर हम उसका बेस एरिया जो है वो कम कर दें या फिर इंक्रीज कर दें उसका बेस एरिया। तो हमें पता है कि किस तरह से उसका वो बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज इट्स बेस एरिया। ठीक है, अगर हम उसका बेस एरिया जो है वो बड़ा कर देंगे, इंक्रीजिंग इट्स
बेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम उसका बेस एरिया बड़ा कर देंगे तो हमें पता है कि हम उसको जो है वो स्टेबल बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 9 है टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। एक वॉकर यानी कि चलने वाला जो है इंसान है, वो क्या कर रहा है, लॉन्ग पोल की तरफ जो है वो काम कर रहा है। तो उसकी जो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि उसकी ग्रेविटी कहाँ होगी। ऑप्शंस है हमारे पास, इंक्रीज हिज वेट, अगर वो अपना वेट बढ़ाएगा, राइज हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या तो बढ़ा ले या फिर कम कर ले, कीप हिज सेंटर ग्रेविटी इन फिक्स पोजीशन, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो करेगा तो वो क्या कर सकता है, टाइट रोप के ऊपर वो वर्क कर सकता है। तो हमारे पास लोअर यानी कि ऑप्शन सी है हमारे पास, लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज्ड बाय। अगर हम कोई स्टेबिलिटी देखना चाहें किसी रेसिंग कार की तो वो किस तरह से बढ़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन है इंक्रीज इट्स हाइट, अगर हम उसकी हाइट बढ़ा दें, राइज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ा दें, डिक्रीज इट्स विड्थ, अगर हम उसकी चौड़ाई कम कर दें, और लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम उसकी लोअर कर दें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो हमारे पास पहले वाले में भी यही चीज़ थी कि अगर हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर पॉइंट पे ले आएँ तो हम उसको स्टेबल कर सकते हैं, और सिमिलरली यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे भी गिवन है। तो हम डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे चैप्टर नंबर 4 के भी एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।